रोमन लीगल सिस्टम का ये टॉपिक है जो कि लीगल सिस्टम के अंदर ही आने वाला है। तो लीगल सिस्टम का ये चैप्टर है रोमन लीगल सिस्टम। अब रोमन से क्या मतलब है? रोमन का मतलब है रोम का कंट्री, यानी कि रोम के कंट्री से जो लॉ निकला है उसी के ऊपर ये टॉपिक है। ठीक है, रोम के कंट्री से जो लॉ निकला है उसी को हम रोमन लीगल सिस्टम कहते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। रोमन लॉ इज जनरली रिलेटेड टू अ सिटी ऑफ ओल्ड रोम। यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि जो रोम का जो लॉ है वो रोम के ओल्ड रोम से निकला है, यानी कि अभी का जो रोम है वो तो ऑब्वियसली न्यू है, उसमें न्यू चीज़ें हैं, न्यू लॉज हैं, न्यू थिंग्स हैं, बट अभी का जो हम लॉ पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में जो लॉ मौजूद है वो ओल्ड रोम से निकला है। सही है, पुराने वक्त का जो रोम था, पुराने वक्त के ज़माने का जो रोम था, उस वक्त जो वहाँ पे लोग रहते थे, जो लॉयर्स और जो लॉ पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने जो लॉ बनाया था रोम में, वही हम आज पढ़ते हैं अपनी किताबों में। तो जो भी हम लॉ पढ़ रहे हैं जो रोम से निकला है वो बेसिकली ओल्ड रोम से निकला है, पुराने ज़माने के रोम से। The Roman jurisprudence has been created and then evolved over many different stages. यानी कि जो रोम का जो लॉ है, यानी कि रोमन jurisprudence है, वो बहुत डिफरेंट स्टेजेस से निकल के बना है। और वो स्टेजेस आगे जाके हम डिफरेंट हेडिंग्स में पढ़ेंगे, इधर मैं एक्सप्लेन नहीं करने लगी। जस्टिनियन एडवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड द अरेंजमेंट ऑफ corpus juris civilis। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ corpus juris civilis की, जिसमें जस्टिनियन बेसिकली किंग था रोम का। ठीक है, किंग था जो रोम का, उसका नाम था जस्टिनियन वन। इसी जस्टिनियन ने corpus juris civilis को बनाया। corpus juris civilis एक बुक थी, ठीक है, जिसके अंदर रोम के एरिया के जितने भी लॉज थे वो इसी corpus juris civilis के अंदर लिखे गए। तो जस्टिनियन वन की जो ये बनाया हुआ corpus juris civilis है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ये जो corpus juris civilis है ये पूरी वर्ल्ड में मौजूद है, यानी कि जितने भी लॉज, यानी कि हम पाकिस्तान, इंडिया, UK, USA, जितने भी लोग इस वक्त लॉ जो यूज़ कर रहे हैं वो इन्हीं का बनाया हुआ लॉ यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए रोमन jurisprudence एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लीगल सिस्टम का, क्योंकि रोमन jurisprudence के अंदर corpus juris civilis मौजूद है और भी बहुत सारे ऐसे लॉज मौजूद हैं जो हम आज के दौर में पढ़ते हैं। अबाउट जस्टिनियन, ये किंग के बारे में बता रहे हैं कि जस्टिनियन वन इज ऑल्सो नोन एज द जस्टिनियन द ग्रेट। जस्टिनियन वन को जस्टिनियन द ग्रेट भी कहते हैं। जस्टिनियन वन को जस्टिनियन द ग्रेट भी कहते हैं। ये बाइजेंटाइन एम्पायर का किंग था जो कि इतने साल पहले रहा करता था, यानी कि 527 to 567 इस साल तक जस्टिनियन वन बाइजेंटाइन एम्पायर में किंग था। जस्टिनियन इज रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क एज अ लेजिस्लेटर एंड कोडिफायर। यानी कि जस्टिनियन वन को इस तरह से रिमेंबर्ड का मतलब है याद रखना। ठीक है, इस तरह से रिमेंबर किया जाता था कि आज भी लोग इसको इस तरह से याद रखते हैं कि इसने लॉ को लेजिस्लेट किया और कोडिफाई किया। बेसिकली जस्टिनियन ने लॉ को लेजिस्लेट नहीं किया, जस्टिनियन ने अपने अंडर लॉयर्स को और लॉ को जानने वाले जितने लोग थे उन सब की हेल्प से corpus juris civilis की किताब बनवाई। तो इसी बंदे ने बेसिकली इन बंदों की हेल्प से लॉ को कोडिफाइड करवाया, लॉ को लेजिस्लेट कराया। यानी कि लेजिस्लेट का मतलब है लॉ को बनाना, मेकिंग करना लॉ की। ठीक है, तो इसी जस्टिनियन वन ने इनकी हेल्प के साथ जितने भी लॉज रोम में मौजूद थे उनको एक ही जगह पर इकट्ठा कराया, उस बुक के अंदर डाल दिया जिसका नाम है corpus juris civilis। corpus juris civilis की बुक के अंदर जस्टिनियन वन ने सारे लॉज को कोडिफाई किया और लेजिस्लेट किया, यानी कि बना के सारों को इकट्ठे करवाया। तो इस बंदे को, जस्टिनियन को, लोग इस तरह से याद रखते हैं कि इसी बंदे ने लॉ को बनाया। ठीक है, During his presence in Western Roman Empire, Justinian reorganized the government of the Byzantine Empire। यानी कि जब जस्टिनियन जिंदा था और उसकी ज़िंदगी जब तक थी तब तक उसने रोम में बड़े अच्छे काम ये किए कि अपनी गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज कराया, लॉ को इकट्ठा करा के किताब में बना दिया जिसका नाम है corpus juris civilis। यानी कि बड़ा ही समझदार बादशाह था जिसने अपने कंट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया, अपने लॉज को और अपने इर्द की चीज़ों को बहुत ही अच्छा किया, कोऑर्डिनेटेड किया। Furthermore, he enacted many things to increase obedience and reduce corruption। यानी कि इसने ऐसे लॉज को बनवाया कि उसके एरिया में, यानी कि रोम के एरिया में, रोम के कंट्री में करप्शन ख़त्म हो जाए और जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे उनको भी सज़ा ऑब्वियसली मिलती थी। तो रोम में ये बादशाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसकी समझ अकल भी बहुत ज़्यादा थी। जस्टिनियन बाइजेंटाइन एम्पायर ऑर्डर्ड द completion of the book containing all the Roman laws into the body named as corpus juris civilis। This book was also called as the Code of Justinian। ये वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि जस्टिनियन वन की वजह से सारे लॉज जो रोम में मौजूद थे उन सबको एक किताब में डाल दिया गया जिसका नाम था corpus juris civilis, और इस corpus juris civilis का दूसरा नाम है Code of Justinian। अब corpus juris civilis के बारे में यहाँ बात हो रही है। corpus juris civilis means the body or set of civil laws collected and gathered which have formed the basics of both civil legal system and Roman legal system। बेसिकली corpus juris civilis एक बुक की शक्ल में बन गई थी जिसके अंदर जस्टिनियन की वजह से ये बुक बनी। जस्टिनियन वो किंग था जिसने सारे लॉज को एक बुक में बनाया जिसका नाम दे दिया गया corpus juris civilis। ठीक है, इसी corpus juris civilis की किताब के अंदर सारे सिविल लॉज मौजूद थे और ये जो सिविल लॉज हैं इस सिविल लॉज को
पूरी दुनिया में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि आज के दौर में हम जो भी सिविल लॉ पढ़ रहे हैं वो रोम से निकला था। रोम की कौन सी जगह से? रोम की बनाई हुई उस किताब से जिसका नाम था कर्पस ज्यूरिस सिविलिस। और उस किताब को किसने बनाया था? किंग जस्टिनियन ने। सही है। तो आज के दौर में हम जितना भी सिविल लॉ पढ़ रहे हैं, सिविल लॉ के जितने केसेस पढ़ते हैं, उन केसेस में जो लॉज यूज़ हो रहे हैं वो रोम से निकले हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं ज्यूरिस्टिक व्यूज़ अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ रोमन लीगल सिस्टम। अब ये निकोलस जो था वो ज्यूरिस्ट था। ज्यूरिस्ट वो लोग होते हैं जिनके पास लॉ की बहुत अच्छी समझ होती है, जो कि लॉ को लिखते हैं, लॉ को पढ़ते हैं, उनको ज्यूरिस्ट कहते हैं। तो निकोलस ने अपनी किताब, जिसका किताब का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू रोमन लॉ, इसने अपनी किताब में ये लिखा था कि रोमन लीगल सिस्टम के बारे में इसने ये बात बोली थी अपनी इस किताब में कि रोम गेव टू ऑलमोस्ट द होल ऑफ यूरोप अ कॉमन स्टॉक ऑफ लीगल आइडियाज, a common grammar of legal thoughts, and to a very but considerable neglect a common mass of legal rules. Basically जो ये बंदा था निकोल, इसने अपनी बुक में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो बहुत मशहूर हुई। इसने ये कहा था कि रोम ने पूरे यूरोप को लीगल सिस्टम्स प्रोवाइड किए। लीगल का मतलब है लॉज प्रोवाइड किए, वो लॉज जो कि तमाम लोगों के काम आते हैं। लॉ को समझने का जरिया बना रोम। ये चीज़ कह रहा है निकोलस। निकोलस ये कह रहा है कि रोम की वजह से पूरे यूरोप में लॉज आए, लॉज को समझने का तरीका मिला लोगों को, और लॉज जो है बाद में लगातार लोग यूज़ करते रहे। अब फिर जस्टिनियन की बात शुरू हो गई। जस्टिनियन बाइजेंटाइन एम्पायर ऑर्डर्ड द कंप्लीशन ऑफ अ बुक इन द 16th सेंचुरी, यानी कि कर्पस ज्यूरिस सिविलिस जो है 16th सेंचुरी को बना। जस्टिनियन के ऑर्डर की वजह से इसने हुक्म दिया था कुछ लोगों को कि भाई जितने भी लॉ मौजूद हैं रोम में उनको इकट्ठा किया जाए। तो ये जो किताब थी इसके अंदर तमाम रोम के लॉज मौजूद थे जो कि इकट्ठे कर दिए गए, एक जगह पे कर दिए गए, जिसको एक बुक पे लिख दिया गया, कर्पस ज्यूरिस सिविलिस। बेसिकली लॉज जो थे रोम के अंदर, जो लॉ मौजूद थे वो फैले हुए थे, स्कैटर्ड थे। तो जस्टिनियन की वजह से जितने भी लॉ मौजूद थे वो इकट्ठे कर दिए गए। इकट्ठे करने की वजह से ये हुआ कि सारे सिविल लॉज जो हैं एक ही जगह पे आ गए, यानी कि वो सिविल लॉज जिस जगह पे आए थे उसको एक बुक का नाम दे दिया गया, यानी कि सारे जो सिविल लॉज एक बुक में आ गए और इसका नाम दे दिया गया कर्पस ज्यूरिस सिविलिस। दिस बुक वाज आल्सो कॉल्ड एज अ कोड ऑफ जस्टिनियन। बेसिकली ये सारा कुछ जो यहाँ पे लिखा है रिपीट हो रहा है, ऊपर वाली बात, ठीक है। अब आती है स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम, कि रोम किस तरह से डेवलप हुआ, क्या स्टेजेस थी। पहला स्टेज है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल सिटी स्टेट। अ स्मॉल सिटी स्टेट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर दिस ईयर, आफ्टर एंडिंग ऑफ द एरा ऑफ किंग दिस। बेसिकली जब ये जो किंग था, जैसी इस किंग की हुकूमत ख़त्म हुई और जो नया साल शुरू हुआ 510 BC जब शुरू हुआ, इस दौर में स्टेट्स बन चुके थे, सोसाइटीज़ बन चुकी थी। इससे पहले ऑब्वियसली स्टेट और सोसाइटीज़ नहीं एग्जिस्ट करते थे। स्टेट्स बन चुकी थी, सोसाइटीज़ बन चुकी थी। स्टेट में क्या होती है? गवर्नमेंट होती है, कोर्ट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो लॉज बनाती है। तो बेसिकली इस दौर के अंदर 510 BC में स्टेट बनी और सोसाइटीज़ बनी जिसके अंदर गवर्नमेंट और ये चीज़ें एग्जिस्ट करना शुरू होगी। जैसी गवर्नमेंट और ये चीज़ें आई तो जाहिर बात है इस दौर में लॉ डेवलप होना शुरू हो गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे ये लिखी है। दूसरी हेडिंग में लिखी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल आर्मी। द प्रोफेशनल आर्मी गॉट ऑर्गेनाइज टू दिस एरा एंड आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो इम्प्रूव द पावर। जैसे कि 510 BC जब शुरू हुआ, इसी दौर में स्टेट बनी और इसी दौर में जो है आर्मी को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया गया। ज़ाहिर बात है कंट्री डेवलप हो रही थी, लोग बढ़ना शुरू हो गए थे, तो आर्मी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया गया इसी साल में। और इसी साल के बाद आर्मी लगातार इंप्रूव होती रही, लॉ लगातार इसके बाद इंप्रूव होता रहा। 500 साल पहले लॉज जो थे ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं थे। सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एम्पायर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट केम इन टू बीइंग आफ्टर ऑगस्टस गॉट एक्नॉलेजमेंट बाय द ऑक्टावियन। यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि अगस्टस कुछ लोग थे, ठीक है, जैसे उनको नॉलेज वगैरह मिली, जैसे उनको नॉलेज मिलना शुरू हो गई, जैसे वो काबिल होना शुरू हो गए, उसके बाद जो रोम के किंग्स एंड क्वींस थे उन्होंने सोचा कि अब हमारे कंट्री में भी लॉ होना चाहिए, हमारे कंट्री में भी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो जैसी जैसी लोगों को तालीम मिलना शुरू हो गई, एक्नॉलेजमेंट मिलना शुरू हो गई, समझ अकल मिलना शुरू हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बना दी गई, यानी कि गवर्नमेंट बना दी इन लोगों ने, जिसमें लॉ भी बनना शुरू हो गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आई। तो बेसिकली ये हिस्ट्री जितना भी पैच है ये हिस्ट्री को डील कर रहा है कि रोम में किस तरह से लॉ आया, ठीक है। अब 12th टेबल, द 12th टेबल वॉज द टाइप ऑफ रिटन लॉ कंटेनिंग द फॉर्म ऑफ सोर्सेज। बेसिकली जब रोम का बहुत पुराने ज़माने को देखा जाए तो रोम में किसी किस्म का जो लॉ था वो रिटन नहीं था, ठीक है। लॉ जो था रिटन नहीं था, लॉ तो एक तरह से था ही नहीं, मतलब एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करता था रोम में, ठीक है। बहुत ज़्यादा जहालियत थी, बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे लोगों के। लेकिन जो 12th टेबल था ये पहला रिटन लॉ था। पहला क्या था? रिटन लॉ था, जिसकी वजह से रोम बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ, ठीक है।
अब 12 लॉ के ऊपर अलग से वीडियो आएगी जिसमें हर लॉ को डिटेल से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि औरतों के साथ जो है, अगर औरतें अकेली होंगी तो उसके साथ एक मर्द होना चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट करे। ये हर तरह के लिख के बताए गए हैं। पहले ज़ाहिर बात लिखे हुए लॉज नहीं थे तो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादती होती थी। तो रोम ने जो ये 12 टेबल बनाया था, ये एक तरह का पहला हिस्टोरिक रिटन लॉ था। तो ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में लिखी मिलेंगी। डेवलपमेंट अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। There were no professional judges and no regular courts, so the interpretation of law was done by work of priests and jurists. उस ज़माने में जो रोम का पुराना ज़माना था, जैसे मैंने पहले बताया ऊपर वाले पॉइंट में कि रिटन लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो 12 टेबल पहला लॉ था जो रिटन फॉर्म में मौजूद था। वैसे ही रोम के अंदर कोई जजेस नहीं थे, ना ही कोई कोर्ट्स बनी हुई थी। तो उस ज़माने में लॉ किसने बनाया? उस ज़माने में लॉ बनाया था प्रेसिस ने, जिनको हम एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं, और जूरिस्ट। ये वो लोग थे जिनके पास लॉ की समझ थी। तो जजेस तो थे नहीं, प्रॉपर कोर्ट्स नहीं थी, तो इन्हीं लोगों ने लॉ को बनाया था। जस्टिन केम इनटू पावर। अब 518 का दौर शुरू हो गया। जो ऊपर वाला जो दौर था वो 510 का था। इस साल में जो है लोग जो हैं इनके पास नॉलेज बढ़ना शुरू होगी। तो लोगों ने क्या किया? रिटन लॉज बनाना शुरू कर दिए। रिटन लॉ जो बनाया था, जो पहला रिटन लॉ बना था वो था 12 टेबल का, ठीक है। उसके अलावा इस दौर में इन लोगों ने जो है अपनी गवर्नमेंट तक बना ली। तो इतने सालों बाद जब 518 का दौर आया, इस दौर में किंग जस्टिनियन आ चुका था, ठीक है। किंग कौन आया था? किंग जस्टिनियन, जिसको हम किंग जस्टिन भी कहते हैं। इस किंग जस्टिनियन की वजह से कर्पस जूरिस सिविलिस की किताब बनाएगी जिसमें रोम के तमाम लॉज मौजूद थे। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं कि जस्टिनियन जो है इस दौर में आया, पावर उसको मिल गई। हु बिलोंग्स फ्रॉम द प्रेजेंट्स फैमिली बिकेम द सोल सोर्स ऑफ द एम्पीरियर। जस्टिनियन जो था एक नॉर्मल किसान की फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन जैसे ये किंग बनता गया तो ये बहुत पावरफुल किंग बना। इसने सारे लॉज को इकट्ठा कराया, मतलब काफ़ी काबिल इंसान था ये। फॉर्मुलेटिंग ऑफ डाइजेस्टा इन 1533। अब किंग जस्टिनियन के बाद आ जाता है डाइजेस्ट। अब ये दूसरा साल शुरू हो गया। अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी, अ कंडेंसेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। डाइजेस्ट में क्या होता है कि डाइजेस्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। सारी इंफॉर्मेशन किस चीज़ की? लॉज की। यानी कि डाइजेस्ट आ चुका था 533 AD में। ये बहुत ही पुराने ज़माने की रोम की हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो 533 AD में रोम के अंदर डाइजेस्ट आया। डाइजेस्ट के अंदर क्या चीज़ थी? इंफॉर्मेशन थी। किसकी इंफॉर्मेशन थी? लॉ की। Justinian ordered to extract the valuable sections of early Rome text and compiled or gathered them into a digest. तो जस्टिनियन ने ऑर्डर दिया कि जितने भी लॉज थे उनको डाइजेस्ट की शक्ल में लिख दिया जाए। डाइजेस्ट वो चीज़ थी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन थी लॉ की। लॉ की इंफॉर्मेशन थी कि लॉ कहाँ से निकला, लॉ जो है किसने बनाया था, किस वजह से बनाया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी डाइजेस्ट में मौजूद थी, जिसको किंग जस्टिनियन ने ही बनवाया था। इंस्टीट्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशन के अंदर सारी बुक्स हैं। कौन सी बुक्स हैं? लॉ की बुक्स हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन की टॉपिक भी जस्टिनियन की वजह से बना। यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशन यानी कि लॉ बुक्स हैं, वो लॉ बुक्स जस्टिनियन ने इकट्ठी करवाई थी कर्पस जूरिस सिविलिस के अंदर। यानी कि जो डाइजेस्टा है और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों की दोनों चीज़ें कर्पस जूरिस सिविलिस के अंदर मौजूद है। यानी कि डाइजेस्टा और कर्पस जूरिस के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो लॉ बनाने वाले के काम आएंगी, लॉ पढ़ने वाले के काम आएंगी। यानी कि इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है? बुक्स होंगी लॉ की। डाइजेस्टा में क्या होगा? लॉ की इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये दोनों चीज़ें कर्पस जूरिस सिविलिस के अंदर इसने लिखवाई थी। कोडेक्स को भी कर्पस जूरिस सिविलिस के अंदर जस्टिनियन ने डलवाया। अब कोडेक्स में क्या होती हैं? रिटन लॉज होती हैं। यानी कि जो पुराने लोगों ने जो रिटन लॉज बनाए थे उसको हम कोडेक्स कहते हैं। आफ्टर डाइजेस्टा द कोडेक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड डीलिंग विद द इम्पेरियल लॉज इन हिज रीजन। ऑल दीज कोड्स वर कलेक्टिवली नोन एज द कर्पस जूरिस सिविलिस। तो अब इसको इस तरह अगर नहीं लिखना चाहते, आप सिंपली लिख दें कि कोडेक्स जो है इसके अंदर सारे रिटन लॉज मौजूद थे जो कि रोम के वक्त में बनाए गए थे, रोम के ज़माने में बनाए गए थे। और इसके अंदर कोडेक्स के अंदर हैंड रिटन लॉज भी मौजूद हैं जो कि रोम के लोगों ने बनाए थे। तो अब इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोडेक्स में हैंड रिटन लॉज भी मौजूद थे, रिटन लॉज भी मौजूद थे, और उनको गैदर किया गया कर्पस जूरिस सिविलिस में। ठीक है, यानी कि आप जब कर्पस जूरिस सिविलिस को खोलेंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन आएगा कोडेक्स को। तो जब आप कोडेक्स खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सारे रिटन और हैंडमेड लॉज मिल जाएंगे। तो बेसिकली कोडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें डाइजेस्टा, कोडेक्स और इंस्टीट्यूट मौजूद होगा। डाइजेस्टा में क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगी लॉ की। कोडेक्स में क्या होगा? रिटन लॉज होंगे और हैंड रिटन लॉज होंगे। और इंस्टीट्यूट में क्या होती हैं? लॉ बुक्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें किस में मौजूद होंगी? कर्पस जूरिस सिविलिस में मौजूद होंगी, जो कि ये है रिन्यूअल ऑफ रोमन लॉ एंड कर्पस जूरिस सिविलिस। रिन्यूअल सेट फोर्थ द रिन्यूअल ऑफ रोमन लॉ एंड कर्पस जूरिस सिविलिस। ये बंदा था, इसने कर्पस जूरिस सिविलिस को, रोमन लॉ को न्यू किया था। यानी कि लॉ, इनके लॉज को चेंज करके न्यू करने की कोशिश की थी इस बंदे ने इस साल में। ये बात लिखी थी। तो जितना कुछ भी हमने ऊपर पढ़ा था
इसमें हमने ये पढ़ा था कि लॉ कैसे बना, लॉ को किन किन किंग्स क्वींस ने बनाया, किस किस वजह से ये लॉ बना रोम के अंदर, तो ये सारा कुछ हमने ऊपर पढ़ा था। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रोमन लॉ टुडे। आज के दौर में इंपॉर्टेंस क्या है रोमन लॉ की, हम पढ़ने लगे। रोमन लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न डेज लॉ ऑफ मैनी कंट्रीज। लीगल आइडियाज लाइक सिविल राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी, लीगल विल्स, कॉर्पोरेशन, जुडिशियल फंक्शंस, यानी कि लोगों के राइट्स होना, कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हमारे आजकल हो रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है लोगों के पास, जो विल्स यानी कि जो लीगल विल्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, जो कंपनीज वगैरह हैं, जजेस, ये जितने भी लोग आजकल चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, किन लॉज पे चल रहे हैं, जितने भी लोग चल रहे हैं ये रोमन लॉ पे चल रहे हैं। यानी कि आज के दौर में हम जो भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का लॉ करते हैं यूज़, वो भी रोम से निकला है। जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं वो भी रोम के लॉ से निकला है। जो राइट्स हमने निकाले हैं वो भी रोम से निकले हैं। जो जजेस जो हैं डिसीजन देते हैं वो भी रोमन लॉ से निकले हैं। यानी कि रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे लिए। फर्दर मोर द रोमन्स क्रिएटेड अ रिपब्लिक आफ्टर overthrowing a king. Romans are responsible for creating a legal code that was written down which protected the rights, freedom of all citizens of Rome. Roman law is important because they were concerned with crime and punishments, ownerships and property, land, citizen, police damages to property and many more. यानी कि रोम ने जो है, अगर किंग्स क्वींस मिसाल, उस ज़माने में तो किंग्स क्वींस ने तो लॉ को तो बनवा दिया था, लेकिन जब किंग्स क्वीन का दौर जब खत्म हुआ तो रोम की अपनी ही गवर्नमेंट ने लॉ को बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने लॉ को इसलिए बनाया ताकि उनके माहौल में, उनके इर्द गिर्द की सोसाइटी में सिटीजन्स की राइट्स ना डिस्टर्ब हों, पॉलिटिक्स सही से काम करे, ओनरशिप लोगों की सही से रहे, क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिलती जाए और प्रॉपर्टीज़ लोगों की डैमेज ना हो। इसलिए लॉ को कायम रखने के लिए, चाहे किंग्स क्वीन एग्जिस्ट करें ना करें, गवर्नमेंट ने अपने लॉ को बेहतर किया और इम्प्रूव किया। और उन्हीं की बेहतर और इम्प्रूवमेंट की वजह से हमारे पास रोम का लॉ आ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में और इंडिया में भी रोम के बनाए हुए लॉज मौजूद हैं। उन्हीं से ही हम हेल्प आउट ले रहे हैं। तो ये सारा टॉपिक था रोम के लीगल सिस्टम का। आपको जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, आप उसी वर्डिंग्स में लिख दें। आपको इन्हीं वर्डिंग्स में लिखना है, इन्हीं वर्डिंग्स में लिख दें, या खुद की वर्डिंग से लिखना चाहते हैं खुद से भी लिख लें। ये सारा कुछ था रोम के लीगल सिस्टम का, कि हमारे पास लॉ किस तरह आया, उन्होंने लॉ किस तरह बनाया, किस साल में बनाया, ये सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन मैंने कर दिया है।